नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स यानी गणित शिक्षण की पेडागोजी का जो पार्ट है। देखिए, इसमें इस सीरीज में हम सारे के सारे पुराने पेपर के पेडागोजी के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे और उसके अलावा अदर बुक्स से भी जो है क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अभी हम अवॉइड करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बाद में करेंगे, दूसरी सीरीज उसके लिए लेके आएंगे। क्योंकि पेडागोजी पार्ट सीटेट में अगर 30 मार्क्स का जो है मैथमेटिक्स का पोर्शन, तो 15 मार्क्स का पेडागोजी है और 15 का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो पेडागोजी पार्ट पहले देख लेते हैं। 15 नंबर तो पक्के कर लो, 15 नंबर हो जाएंगे। 15 नंबर में क्या आएगा? बाकी जो बचे हुए हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, फ्रैक्शन, रुपया पैसा कन्वर्ट करना। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो भाई। चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। ठीक, और शेयर भी कर देना आप, मेरे को डेली बोलना पड़ता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी आयत चित्र में आयत की ऊंचाई दर्शाती है। आयत चित्र है, उसमें आयत की ऊंचाई क्या दर्शाएगी? उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की चौड़ाई, उस वर्ग की ऊपरी सीमा या उस वर्ग की निम्न सीमा। देखिए, कोई भी आयत है, आयत चित्र है, उसमें आयत की जो ऊंचाई है वो इन चारों में से क्या दर्शाती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ड्रॉ करके बता देता हूँ। पेन कलर। ठीक है, देखिए एक सपोज आपने आयत चित्र बना लिया, कोई भी ग्राफ बना लिया रेक्टेंगुलर। अब उसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है इसकी, तो ये बताएगी कि इसकी ऊपर की सीमा कितनी है। भाई नीचे की सीमा तो ये हो गई, अब ऊपर की सीमा जो है वो बताएगी क्या इसकी ऊंचाई। तो इसका आंसर क्या होगा? उस वर्ग की ऊपरी सीमा को इसकी ऊंचाई बताती है। ठीक है, चलिए उस वर्ग की ऊपरी सीमा को इसकी ऊंचाई बताती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? क्रिएटिव क्लासरूम में टीचर को क्या नहीं करना चाहिए? चार ऑप्शन है, विद्यार्थियों को प्रश्न ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने। क्या बच्चे को छूट देनी चाहिए वो अपने आप क्वेश्चन ढूंढे, अपने आप आंसर ढूंढे क्वेश्चंस के? दूसरा है, ठीक है देना चाहिए, इतना तो बच्चे को हम प्रेरित करेंगे कि भैया अपने आप आंसर आप ढूंढो। ठीक है, दूसरा है विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, इसी बाद में देखेंगे। तीसरा है ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो। अपने आप बच्चा हल खोज रहा है, ये अच्छी बात है। ठीक है, ऐसा करने देना चाहिए। विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना, बच्चा अपने आप से अर्थ बना रहा है किसी चीज़ का, यानी बच्चा समझ रहा है किसी चीज़ को, अपने आप वो अर्थ डेवलप कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गलत चीज़ क्या है? विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए। कुछ टीचर होते हैं ना, रट्टू तोता बनाते थे बच्चों को कि भैया रट के लाने हैं, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो बच्चों को आपको रट्टू तोता नहीं बनाना है, उन्हें समझाना है कि ये कैसे है। डेरिवेशन कराना आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ठीक है, तो अगर आप बच्चों को सूत्र यानी फॉर्मूलाज रटने के लिए कह रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? क्या आपको चेक करना चाहिए बच्चे के अंदर? देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी क्लासरूम है उसमें आप कैसे पहचान करोगे कि बच्चा एक्टिव है? अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि वो, उसको समझ में नहीं आया तो उसने पूछा, या उसको समझ में आ गया तो उसको कुछ और जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई, क्यूरियोसिटी हुई, तो उसने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा। तो अगर कोई बच्चा अवधारणा न समझने पर भी प्रश्न नहीं पूछ रहा है तो यानी कि ये हमें चेक करना चाहिए। ठीक है ना, बच्चा क्या कर रहा है? क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा, उसको समझ में नहीं आया फिर भी नहीं पूछ रहा, तो ये डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। ये एलिमिनेशन मेथड का मैंने यूज किया है इसमें। ठीक है, चलिए सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था? ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा कि सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय। देखिए सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स और प्रसरण होता है वेरिएंस। इंग्लिश वालों के लिए बता रहा हूँ, सांख्यिकी का मतलब है स्टैटिस्टिक्स, प्रसरण होता है वेरिएंस। तो ये किसने इस विधि को खोजा था? इसका जो आंसर है वो है R.A. फिशर। ठीक है ना, R.A. फिशर। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, नाम है।
RA फिर शक हो जाता है श्रेयस का। देखिए ये एक न्यूमेरिकल आ गया बीच में, हटा नहीं रहे, अब कर ही देते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो संख्या क्या होगी? भैया बहुत सरल है, आगे आंसर होगा, डायरेक्ट करा देते हैं। चलिए कोई भी नंबर है, उसका 60% यानी कि 60/100, और उसका भी 3/5। आपको बोला गया कि 60% का 3/5वां भाग क्या है? 36 है, यानी कि संख्या का 60%, संख्या मान लो आपने ले ली x, कर देता हूँ, ठीक है, संख्या आपने ले ली x का 60% क्या होगा? 60/100। उसका 3/5 यानी फिर से मल्टीप्लाई, का यहाँ पे आता है ना, का यानी कि ऑफ, तो वह मल्टीप्लाई लगा देते हैं। और ये हमें दे रखा है कितना है? 36। माउस से लिखने में बड़ी परेशानी आती है। चलो अब इसको ना एक जैसा कर लेते हैं, x को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको ले जाते हैं दूसरी साइड में। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 5 इंटू 100 अपॉन, अब ये ऊपर जो है वो नीचे चले जाएंगे, जो नीचे थे उनको ऊपर ले गए थे, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 60। तो देखो भाई 6 से 36 कट गया 6 बार, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ उसका। 6 से 36 कट गया कितनी बार? 6 बार। 6 से 60 कट गया 10 बार। सेम चीज 3 से 6 कट गया 2 बार, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पे डायरेक्ट देखो, 5 दूनी 10 और 10 से 10 काट दिया, तो आंसर कितना बचा हमारा? 100 हमारा आंसर हो गया। सेम काम इन्होंने किया है, x इंटू 60/100 इंटू 3/5 इक्वल टू 36, ऊपर नीचे काट दिए बस, ठीक है ना। 6 से 36 6 बार कट गया, ये 10 बार कट गया, ठीक है ना। 10 से 100 कट गया 10 बार, और 3 से 6 काटते 2 बार। 5 दूनी 10 और 10 का 10 में मल्टीप्लाई किया, तो कैसे भी सॉल्व कर लो आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि 29 इंटू 4 यानी 29 गुणा 4 आपको करना है। एक विद्यार्थी ने, एक बच्चे ने क्या किया कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 गुणा 4 लिख दिया, उसने 29 की जगह 27 उतारा। अब उसने सॉल्व कर दिया 27 के हिसाब से। शिक्षक क्या करेगा ऐसी कंडीशन में? टीचर को क्या करना चाहिए? देखो विद्यार्थी को 0 अंक देने चाहिए नहीं भाई, उसने सॉल्व तो कराया, तो ये गलत बात है, 0 नंबर नहीं देना चाहिए, कुछ ना कुछ तो नंबर देगा। उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने का कहकर 0, उस बच्चे को कह दो कि भाई कक्षा में एक्टिव क्यों नहीं थे तुम, क्या कर रहे थे, बुद्धि कहाँ लगा रखी थी तुमने, ऐसा कह के उसको 0 नंबर दे दो। क्या अरे इसने करा तो सही है ना, तो 0 नंबर नहीं देंगे। दो ऑप्शन आपके निकल गए। ये एलिमिनेशन मेथड यूज हो रहा है फिर से, 2 ऑप्शन निकल गए, 2 ऑप्शन बचे, 50-50 आ गया, ठीक है। अब 2 में से आपको एक चुनना है, फिर देख लेते हैं, फिर 50-50 लगाएंगे इसमें। उस विद्यार्थी को 5 में से 3 अंक देने चाहिए, ऐसा ये भी पॉसिबल नहीं है भाई, कोई टीचर 5 में से 3 देगा, कोई 2 देगा, कोई 1 देगा, कोई 4 देगा, और कोई टीचर ज़्यादा खुश है बच्चे से, बच्चा उसका चेला है, तो वो 5 दे देगा, होता है ना, गुरु जी का चेला। लेकिन ये नहीं है, इसका जो ऑप्शन है, आंसर है इसका करेक्ट, वो है आंसर डी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, कि बच्चे ने सही किया है, बस बच्चे ने क्वेश्चन गलत उतारा है। इसलिए जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा, लेकिन उसने प्रोसेस तो ठीक किया, मल्टीप्लाई तो ठीक किया। 27 इंटू 4 जब बच्चा कराए तो 1080 तो आएगा, 108 ही तो आएगा। सही कराए तो नंबर पूरे दें, लेकिन उसको समझा दें, जिससे वो अगली बार गलती ना करे, और गलती हुई है तो क्यों हुई है, आँख उसकी कमज़ोर है, आईसाइट वीक है, तो उस चीज़ का भी सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। यह कारण जानने का प्रयास करें कि उसने गलत क्यों उतारा, और उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक आप दें, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन था। एक प्रॉब्लम भी हमारे ग्रुप में आई थी कि ये क्वेश्चन ग्रुप में भी किसी ने भेजा था कि एक संख्या है, एक नंबर है 604-6, यहाँ पे कुछ भी एक नंबर आएगा, ठीक है ना। ये खाली जगह का मतलब है कि यहाँ पे कोई एक नंबर होगा, 1 2 3 4 5, कुछ भी 1 डिजिट नंबर।
तो ये जो नंबर है पूरा का पूरा, ये 11 से डिविजिबल है, तो खाली जगह में क्या आएगा भाई? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो इसके लिए आपको समझनी पड़ेगी पहले 11 की डिविजिबिलिटी। तो 11 की डिविजिबिलिटी समझ लेते हैं, ठीक है। 11 की डिविजिबिलिटी समझ लेते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि कोई भी नंबर है, सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, एन ही लेना पड़ेगा, हाईलाइटर बहुत ज़्यादा भारी होगा, 3 2 2 4, ठीक है, 1, ये ले लिया। अब बताना है कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, 11 से कट रहा है या नहीं कट रहा। कैसे बताओगे? मैं बता देता हूँ। देखो भाई, ऑल्टरनेट आपको पोजीशन देखनी है, नहीं एक एक छोड़ के। 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये हो गया 6। अब दूसरी वाली जो बची हुई है उनको देखो, 2 और 4 6, ठीक है। अब इनमें से बड़े में से छोटा घटा दो, दोनों बराबर है, 6 में से 6 गया तो कितना आ गया? 0। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है या फिर 11 आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि ऑल्टरनेट पोजीशंस का जो डिफरेंस है या तो 0 आए या 11 आए, तो जो नंबर है आपका वो 11 से कट जाएगा, 11 से डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर 0 नहीं आ रहा, 11 नहीं आ रहा, 5 4 6 कुछ भी आ रहा है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो अब अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर है हमारा 604-6। मान लो कि यहाँ पे नंबर हमारा है x, ठीक है। अब क्या किया? अब आप इनको जोड़ो ऑल्टरनेट, 6 और 4 10, और 10 और 6 कितना हो गया? 16। ये हो गया हमारा एक तो 16, बाकी के जोड़ो, 0 और x कितना हो गया? x, भाई छोटा ही होगा ना x, 16 माइनस x बराबर कितना हो गया? 11, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट नंबर तो ले नहीं सकते, तो 11 ही लेंगे, 0 नहीं आएगा। तो अब x क्या होगा? इस हिसाब से अगर देखोगे तो x को इधर ले जाओगे तो 11 को लेफ्ट में लेके आना पड़ेगा, तो ये हो गया 16 माइनस 11, यानी कि बराबर 5। ये आंसर है। इन्होंने भी सेम करा, इन्होंने किताब के तरीके से करा है, हमने जुगाड़ वाले मेथड से, अपना जो तरीका कोचिंग वाला होता है उससे बताया है, ठीक है। जुगाड़ कुछ नहीं होती क्या। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं। देखो शिक्षक क्या करता है, पढ़ाई को रोचक बना देता है, स्थायी। छोटे बच्चों को आप कहानी सुना के पढ़ाओगे तो भाई बहुत उसको मज़ा भी आएगा और एकदम उसके दिमाग में फिट हो जाएगी। मूवीज़ भी देखता है ना बच्चा, तो उसके दिमाग में फिट हो जाता है। तो शिक्षक का काम क्या है कि कोई भी ऐसे उपकरणों का, अपना टीचिंग लर्निंग एड्स का यूज करे, ठीक है ना, शिक्षण सहायक सामग्री का, और बच्चे को बिल्कुल ढंग से सिखा दे। तो ये कहा था मेकन और रॉबर्ट्स ने, इन्होंने ये कहा था, इनका कथन है, इनका स्टेटमेंट है। शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देते हैं, यह कथन मेकन तथा रॉबर्ट्स का है, ठीक है। एक किताब है गणित सार संग्रह, ये किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने, भास्कराचार्य जी ने, महावीराचार्य ने, या ब्रह्मगुप्त ने? तो इसका जो आंसर है वो है महावीराचार्य। कौन सी किताब है? गणित सार संग्रह, ये लिखी है महावीराचार्य ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विभाजनी का उपयोग किया जाता है। देखो विभाजनी का मतलब क्या है, आप सीधे से नाम को पढ़ो। विभाजन का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड करना यानी किसी चीज़ को काट काट के आप देख रहे हो। तो विभाजनी का उपयोग किस में होगा? कोण बनाने में नहीं होगा, त्रिभुज बनाने में नहीं होगा, आयत बनाने में नहीं होगा, क्योंकि सारे क्या हुए, आपने देख लिया, डायग्राम बनाने का यूज हो रहा है, 2D फिगर्स हो गए। लेकिन रेखाखंड की लंबाई नापने में आपने विभाजनी ले ली और उससे आप नाप रहे हो कि ये रेखाखंड कितना लंबा है, ठीक है। तो ये विभाजनी का प्रयोग आप कर सकते हो। एक छोटा टुकड़ा ले लिया मान लो आपने, आप उसी से नाप सकते हो कि बड़ा टुकड़ा जो कितने छोटे टुकड़ों के बराबर है। तो रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में विभाजनी का प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? स्वयं सिद्ध यानी बच्चा खुद सीख रहा है, ठीक है ना। अब आप इसको एक चीज़ देखो, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझ जाएंगे देखते ही कि स्वयं सिद्ध विधि नहीं होगी कौन सी, जो उनको माँ बाप से मिली होगी। भाई माँ बाप से बच्चा कोई भी नॉलेज ऐसी थोड़ी सीख जाएगा,
गणित थोड़ी ना सीख के, पेट में से कोई अभिमन्यु तो है नहीं है कि चक्रव्यूह तोड़ना सीख करके आया होगा या गणित सीख करके आया होगा कि जोड़ घटा गुणा भाग कैसे करने। ऐसा होता है नहीं है, आमतौर पे तो नहीं होता। आप कोई हो अलग बूटी खा के पैदा हुआ हो तो अलग बात है, ठीक है। तो आनुवांशिक विधि इसका आंसर होगा, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होती है। कोई भी बच्चा अपने आप सीख करके पैदा नहीं होता, स्वयं सिद्ध, यानी कि अपने आप सीख करके पैदा नहीं हुआ होगा, अपने आप नहीं सीखा होगा। तो आनुवंशिक विधि इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो देखो भैया, कोई भी विधि है, अब प्रयोगशाला में आप कहे ये इतना इफेक्टिव नहीं है, आपने किसी भी चीज़ को प्रदर्शन करके दिखाया या प्रयोगशाला में ले गए, दोनों में अंतर है, ठीक है ना। तो कोई भी विधि जब इफेक्टिव होगी जब बच्चा खुद करके सीखेगा, ठीक। तो जब आपने किसी भी चीज़ को बच्चे को दिखाया, उसने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया, सुना, समझा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि देखो सुनो। देखो, प्रदर्शन करोगे तभी बच्चा देख पाएगा। आप कुछ बोल रहे हो प्रदर्शन करते टाइम कि ये बच्चों हमारे हाथ में क्या है, एक गोला है, एक गेंद है जो गोलाकार होती है, तो बच्चा देखेगा अरे गोला ऐसा होता है, सुनेगा कि हाँ गोला बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो समझेगा इस चीज़ को। तो ये प्रदर्शन विधि इसका आंसर हो जाएगा कि प्रदर्शन विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दे रहा हूँ बीच में ही, टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है स्टडी दोस्त ऑनलाइन, इसको ज्वाइन कर लें आप लोग। इसको ज्वाइन करने में कुछ नहीं करना, आपको केवल टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम पर जाके सर्च बार में डाल देना स्टडी दोस्त ऑनलाइन, और ये जो हमारा पेंसिल वाला लोगो है ये वहाँ पे शो हो रहा होगा, आपको केवल ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। डेली वहाँ पे हम कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, फालतू का नहीं डालते, ज़्यादा नहीं डालते, लेकिन काम का ही डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी छात्र है 5050 को 550 लिखता है, यानी कि देखो भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार आते हैं ऐसी चीज़। 5050 लिखना था, भाई साहब लिख रहे हैं 550। गलती कहाँ पे हुई, उन्होंने ये वाला जीरो नहीं लगाया, यानी कि उन्होंने जो सैकड़ा का स्थान था, जो 100 प्लेस था, उसको क्या छोड़ दिया, खाली। ये चीज़ तभी हो सकती है जब स्थानीय मान निकालना उसको नहीं आता है, प्लेस वैल्यू निकालना उसको नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि उस बच्चे की स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। संख्याओं का ज्ञान तो है उसे, तभी उसने 550 लिख लिया, एक अलग अलग लिखा, कैसे भी लिखा। गणित का ज्ञान है तभी नंबर उसको आते हैं। और जोड़ का ज्ञान की, जोड़ की तो बात ही नहीं हो रही है, जोड़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही ना, ठीक है। और जोड़ का अगर बात करोगे भी तो वो कर लेगा, 550 जब वो लिख रहा है तो 500 और 50 को जोड़ के लिख सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कि बच्चे को स्थानीय मान सीखने की ज़रूरत है, उसकी स्थानीय मान की जो अवधारणा है वो स्पष्ट नहीं है, या अवधारणा लिख दिया है, ये होगा अवधारणा, ठीक है। चलिए, यदि कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है तो इसका अर्थ है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि 1000 वाले 5 को सैकड़ा वाले स्थान पर क्यों रख रहा, क्या दिक्कत आ रही है कि वो 1000 वाले को सैकड़ा वाले स्थान पर रख रहा है, उसको रखना चाहिए था 1000 के स्थान पे, ठीक है। सैकड़ा की जगह पे उसको लगानी थी जीरो, तो जीरो लगाना भूल गया, ठीक है बच्चों, सॉरी। देखिए भाई, हमारी वेबसाइट है studydost.com, आप इस पर भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। थोड़ा डेवलप हो रही है साइट, टाइम लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी, ठीक है। गणित की प्रकृति क्या है, देखिए आपने पेडागोजी किसी भी किताब से पढ़ा हो, पहली लाइन यही होती है कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, लॉजिकल होता है। गणित की जो प्रकृति है वो तार्किक होती है, ठीक है ना, लॉजिकल होता है, कठिन नहीं होता। कठिन जो सीखेगा वो समझ जाए, कठिन क्यों होगा, सामान्य के लिए क्यों नहीं होगा, सामान्य के लिए होता है गणित। सजावटी, अरे भाई सजा के रखोगे क्या किताब को गणित की को, गणित लॉजिकल होता है, लॉजिक से चलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य, माध्यिका, बहुलक या परास। देखिए माध्य यानी कि मीन, माध्यिका यानी मीडियन, बहुलक यानी कि मूल, परास की इंग्लिश मेरे को नहीं पता। ये तीनों क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट है, बाकी जो चौथा है परास ये नहीं है, ठीक है ना।
ये आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। एक क्वेश्चन है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथ में, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो आप, यानी कि रेशनल नंबर्स। तो कोई भी दो रेशनल नंबर अगर हैं, जैसे 2 है और 3 है, ठीक है, अब बोलोगे 2 और 3 रेशनल कैसे हो गए? रेशनल है नहीं, 2 और 3 भी रेशनल है, इसको भी आप 2/1 और 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो 2 और 3 दो नंबर हैं, तो इनके बीच में भी कितने नंबर हो सकते हैं, कितने परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसका आंसर है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो अनंत परिमेय संख्या हो सकती है दो परिमेय संख्याओं के बीच में। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, यानी रेशनल नंबर भी अपरिमेय है, इनफाइनाइट। कोई भी दो नंबर आप ले लो, उनके बीच में आप कितने भी नंबर निकाल सकते हो, सीधी सीधी बात है ये। ऐसा नहीं है कि दो नंबर के बीच में एक ही नंबर आएगा, नहीं। अगला क्वेश्चन है 1715.271 में 7 के स्थानीय मान का अंतर, 7 के स्थानीय मान। देखो 7 दो जगह आ रहा है यहाँ पे, एक तो ये रहा और एक ये दूसरे नंबर पे लगा हुआ है पीछे से। तो इनके जो स्थानीय मान आप निकालोगे उनका डिफरेंस आपको निकाल देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या आंसर है। देखो यहाँ पे 7 का स्थानीय मान क्या होगा, इस पॉइंट आपको चेक करना है कि पॉइंट कहाँ लगा हुआ है। यहाँ लग रहा है। अब यहाँ से देखो ये 1, ये 10, ये 100, ये गुणा होता है यहाँ पे, ठीक है ना, और ये 1000। लेकिन इधर की तरफ जाओगे उल्टा होता है, यहाँ पे क्या होता है, भाग होता है। ठीक है, यहाँ 1 नहीं आता, फिर यहाँ पे आता है ये 10, 1/10, और ये आ जाएगा 1/100, और ये आ जाएगा 1/1000। तो जब आप इसको देखोगे कि इस वाले 7 का स्थानीय मान निकलेगा, यानी कि 7/100, यानी कि 7। अब नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 छोड़ के 1 और 1, 2 छोड़ के पॉइंट लगा दिया, ये हो गया हमारा 0.07। ठीक है, अब इस 7 का पहले वाले का जो स्थानीय मान आप निकालोगे, ये आएगा कितना, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 700। एक तो 700 आ रहा है, दूसरा 0.07 आ रहा है, माइनस कर लो 700 में से 0.07, आंसर आ जाएगा 699.93, 699.93। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दें, परेशानी जो भी आपकी हो, या ग्रुप में आप मैसेज छोड़ दें। अगली जो वीडियो आएगी हम उसमें उसको ऐड कर देंगे। भिन्नों का योग पढ़ाते समय, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का जो योग पढ़ा रहा था टीचर, सम पढ़ा रहा था, तो उस पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक गलती ज्ञात हुई। ठीक है, 1/2 + 1/3 = 2/5। ये क्या हुआ, ये गलती जो थी ये किसने की, ये गलती की बच्चे ने। किसने की, बच्चे ने की। अब बच्चे ने क्या किया कि भैया ये गलती तो कर दी, टीचर को क्या करना चाहिए, आप यहाँ पे सीधा सीधा गलती पकड़ सकते हो कि भाई 3 और 2 को उसने डायरेक्ट जोड़ दिया, एलसीएम नहीं लिया, लासापा नहीं लिया। अगर 3 और 2 का लासापा लेता तो 3 दूनी कितना हो जाता, 6 हो जाता, पर उसने नहीं लिया, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लासापा सिखाना पड़ेगा, लघुत्तम समापवर्ती सिखाना पड़ेगा, एलसीएम सिखाना पड़ेगा। तो बच्चे को लघुत्तम समापवर्ती की अवधारणा को समझने में आप मदद करें। ठीक है, दूसरा है कि बच्चों से कहें कि अभ्यास करें अधिक से। देखो भाई, अभ्यास करेगा वो करेगा, लेकिन गलत जब वो सीख गया तो गलत ही अभ्यास करेगा ना, सही थोड़ी ना कर लेगा। अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसा बड़े होंगे समझ जाएंगे। ये गणित है, हलवा थोड़ी है कि बड़े होते होते आपको स्वाद पता पड़ जाएगा। प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने में बच्चों की सहायता करें। बच्चों की सहायता आप कर सकते हो, लेकिन आप उसको कॉन्सेप्ट सिखा दोगे तो वो बार बार अपने आप ठीक ही करेगा ना। तो इसलिए उसको एलसीएम यानी कि लासा की अवधारणा समझने में मदद करें, और वो ठीक करेगा अगली बार से खुद ही। प्रश्न में दी गई स्थिति से स्पष्ट होता है कि बच्चों को लघुत्तम समापवर्ती की अवधारणा सुस्पष्ट नहीं है, उसकी जानकारी ठीक नहीं है। अतः
शिक्षक को चाहिए कि वह असमान हर वाली भिन्नों को हल करते समय बच्चों को एलसीएम लेना सिखाए। असमान हर यानी कि ये कि एक जगह नीचे 2 दे रखा है और एक जगह 3 दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, करने की कोशिश करो आप इसको, कैसे करोगे? कोशिश करो, अरेंज करना है। चलिए देख लेते हैं। माप की अवधारणा, माप क्या होता है भैया? माप होता है मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की अवधारणा स्पष्ट करने के लिए विकसित करने के लिए अपनाए गए कार्य को क्रम से। सीधी सी बात है, बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वो बोलना सीखता है, लेकिन बोलता वो ठीक से नहीं है। पहले रोता है, फिर टूटा फूटा बोलता है, तब जा कर के वो लाइन पर आता है, ठीक ठाक बोलना शुरू करता है। पहले 2 शब्द, फिर 4 शब्द, फिर ज़्यादा शब्द बोलता है और धीरे धीरे उसकी वोकेबुलरी बढ़ती है। ठीक है ना? इसी तरह मैथ में ना मेजरमेंट सीख रहा था कोई, या आप सीख रहे हो, आप अपने ऊपर लेके करो इसे, तो आप कैसे करोगे? देखो यहाँ पे 2 चीज़ें मैंने पकड़ी, मानक और अमानक की बात हो रही है। मानक और अमानक। मानक क्या होता है? एक परफेक्शन के साथ में यूनिट लेकर के हम काम कर रहे हैं। और मानक यानी कोई स्टैंडर्ड यूनिट हमने नहीं ली है। तो पहले बच्चा क्या करेगा? कोई उसकी यूनिट स्टैंडर्ड नहीं होगी, यानी कि पहले अमानक यूनिट से वो काम कर रहा होगा, तो पहला हो गया हमारा 2, बाद में मानक यूनिट वो लेगा, तो यानी कि इसके बाद हमने ले लिया यहाँ पे 2 के बाद में 1 सेकेंड, 2 हो गया, पहले आएगा, यानी कि पहले तो आएगा अमानक, उसके बाद में क्या आएगा? मानक का यूज करेगा वो बाद में। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हमें ये पता है 2 और 1 कैसे लगेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2 के बाद 1 ही आए। ठीक है, कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं। पर इन दोनों ऑप्शनों में अगर पहले और दूसरे ऑप्शन की बात करें तो पहले 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, क्योंकि पहले अमानक इकाइयों का यूज करेंगे, बाद में मानक इकाइयों का यूज करेंगे। अमानक इकाई क्या होती है? देखो, अमानक इकाई होती है, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, तौलने के लिए क्या करते थे, कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ रख ली, 1 किलो कोई चीज़ तौल के रख ली, अब दूसरी चीज़ को भी हम उसी चीज़ से तौल लेंगे, बाट नहीं था। तो 1 किलो गेहूँ रख लिया घर में, दूसरा 1 किलो कोई चीज़ तौल ली, तो एक तरफ गेहूँ रख दिया 1 किलो, एक तरफ दूसरी जो चीज़ तौलनी है वो रख दी, तौल लेते थे। तो ये अमानक था। लेकिन फिर बाट आ गया। बाट क्या था? कहीं भी आप जाके तौलोगे उसका वजन जो था वो सेम रहेगा हर बार। ठीक है, लेकिन अगर उस गेहूँ को थोड़ा सा चूहा खा गया तो वो नहीं रहेगा ना सेम। तो ये अमानक इकाई थी। अब इन चीज़ों को देखते हैं। अब तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को भाई सबसे पहले तो सरल अवलोकन ही करेगा ना, सरल चीज़ों को देखेगा। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से तो आना चाहिए 3, उसके बाद अमानक, फिर मानक। अब 4 को कहाँ फिट करेंगे ये भी देखते हैं। शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच में संबंध समझ, ये मीटरी यानी कि किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इन इकाइयों में। अब भाई एक चीज़ देखो, ये मीटरी इकाइयों की बात इन्होंने कर तो दी, लेकिन मीटरी इकाई क्या है? मानक है, मानक इकाई है। 1 मीटर हर जगह 1 मीटर ही रहेगा। कपड़ा लाते हो ना आप दुकान से, किसी भी दुकान से लाओ, 1 मीटर में वो आपको बराबर ही कपड़ा काट के देगा। ठीक है, तो ये मीटर इकाई का यूज ये कब करेंगे? हम सबसे एंड में करेंगे। 4, यानी कि सबसे पहले हमने सबसे सरल तरीका सीखा, फिर हम थोड़ा थोड़ा टेक्निकल होते गए और सबसे एक्यूरेट चीज़ एंड में हम सीख पाए। तो ये इसका आंसर होगा 3214, 3 2 1 4, 3214। डी इसका मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, आप लोगों का भी आया होगा कुछ ना कुछ, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग आंसर जो आपका आता है वो कर दिया करें। ठीक है, आगे जो वीडियो जाएंगी उनमें हम जो क्वेश्चन नंबर भी मेंशन कर दिया करेंगे, जिससे आसानी रहा करें आपको। इसका जो आंसर है वो विकल्प डी है। ठीक है, डी है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? भैया देखो, अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना। यानी कि कौन अच्छा गणितज्ञ? जो ज़्यादा सूत्र रटेगा, जिसको फॉर्मूले याद है, नहीं कर पाया न्यूमेरिकल को तो क्या करेगा? ठीक है ना, तो ये गलत है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना, कंपटीशन में होता है कि बहुत जल्दी सवाल हल करने, लेकिन अब जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत करके तो क्या करेगा? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ना, कुछ उखाड़ ही नहीं पाएगा। 2 ऑप्शन निकाल दिए हमने, 2 ऑप्शन बच गए। एलिमिनेशन मेथड फिर से यूज हुआ है। ठीक है, सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, एक और है सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। देखो, सबसे अच्छा जो बच्चा होगा, एक अच्छा गणितज्ञ होगा, जो अच्छा मास्टर होगा, कुछ भी आप समझ सकते हो, कोई भी बच्चा होगा तो बच्चा अपने ऊपर लेके समझेगा।
टीचर होगा अपने ऊपर लेके समझेगा, गणितज्ञ है तो वो अपने ऊपर लेके समझेगा। तो उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, कैसे उत्तर दे रहा है ये निपुण है, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो सभी अवधारणाओं को, सभी कॉन्सेप्ट्स को समझ गया है तो वो समझा भी देगा, ठीक है ना, और उन्हें लागू भी कर पाएगा और अच्छे से संबंध भी उसमें बनाएगा। सारे फॉर्मूले आपस में कनेक्ट होते हैं अगर आप देखो ढंग से तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है ना। हमने आंसर इसका निकाला कैसे, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आप सीटेट में यूज करोगे तो 120 से ऊपर आपके नंबर आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तो खैर 119 आए, एक नंबर रह गया मैं कह रहा हूँ, लेकिन ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही गलत हो जाते हैं। घर पे आके पता पड़ता है कि भैया बहुत सरल क्वेश्चन था, छोड़ के आ गए, बुद्धि काम नहीं कर रही थी उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकते। देखो भाई सीधी सी बात है, छोटे बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो तो आप आसपास की चीज़ों से शुरुआत करोगे, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ें हैं इसमें, जो भी आपको दिखे वो आपका आंसर। भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र स्पष्ट नहीं, सूत्र क्यों सिखा रहे हैं छोटे बच्चों को, सूत्र सिखाओगे क्या, फॉर्मूले सिखाओगे। अभी आपसे 2-4 सूत्र पूछ ले जाए कठिन कठिन से, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हम लोगों को क्या करना है, ईजी तरीका देखना, ठीक है। उल्टा लेते हैं, इकाई वर्गगणन की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात, क्षेत्रफल इकाई वर्गगणन से, यानी कि एक एक गोला बना बना के कि 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई ऐसे करके, या चौकोर बना के कुछ भी। आयत की लंबाई, देखो लेकिन इसमें कुछ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हम, बच्चों को सिखा पाएंगे लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बड़ी क्लास में यूज इसका कर सकते हो। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। लंबाई, आयत वगैरह के क्षेत्रफल का सूत्र प्राइमरी में नहीं सिखाया जाता है, बाद में आके सिखाते हैं, ठीक है ना। और सिखा भी दोगे तो बच्चा इतने ठीक से नहीं समझेगा। जहाँ तक मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो भैया मैंने देखा 6वीं क्लास से शुरू हुआ था, पेरीमीटर, एरिया वगैरह सारा, परिमाप और आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना की जाए, ठीक है। चलिए इस आंसर का एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास, देख लेते हैं। देखिए किसी भी विषय वस्तु की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, उसको समझाते हुए शिक्षक को क्या चाहिए कि वो प्रारंभ में, स्टार्टिंग में दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरण दे बच्चे को, उनका समावेश करे, और तत्पश्चात यानी उसके बाद ही उस विषय वस्तु की मौलिक अवधारणा यानी कि सूत्र, सिद्धांत, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, उनको प्रैक्टिकली या उनको सिखाए। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करेगा, हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करते हुए शुरुआत कर सकता है। क्योंकि बच्चे जानते हैं पत्ता क्या है, नोटबुक क्या है, हथेली क्या है, बच्चे इसको जानते हैं, तो इसके हिसाब से आप सिखा सकते हैं, इनको कनेक्ट करके सिखा सकते हैं। उल्टा चल रहा है आज तो काम है। चलिए अगला क्वेश्चन, जब राजन के सामने वार्तिक समस्या आती है, यानी कि बोलने से, देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन को कनेक्ट किया करो थोड़ा सा, वार्तिक यानी कि बोलने से संबंधित समस्या आती है तो क्या पूछता है, तो वो पूछता है कि भैया जमा करूं या घटा दूं। जमा का मतलब होता है प्लस, एडिशन, घटाने का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। गुणा करूं या भाग करूं, यानी कि उसकी जो परेशानी है वो क्या है कि वो क्वेश्चन नहीं ठीक से समझ पाता, बोलने से संबंधित है। तो यानी कि राजन को क्या हो रहा है, भाषा समझने में कठिनाई हो रही है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, देखो राजन ने पूछा जोड़ने के लिए जमा करूं या घटा, यानी कि जोड़ उसको आता है, गुणा करूं या यानी गुणा भी आता है, भाग भी आता है, तो जोड़ और गुणा वो कर सकता है, ये ऑप्शन कट गया। कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोज रहा है क्या राजन, नहीं। कोई भी बच्चा है, परेशानी होगी पूछेगा, एक बार नहीं 100 बार पूछेगा, और अच्छे टीचर की निशानी है बच्चे से बोलेगा कि भाई तुम्हें एक बार समझ में नहीं आ रहा, 1000 बार पूछो, लेकिन पूछो और समझो और सीख करके ही घर जाओ, ठीक है। तो ये चीज़ नेगेटिव ना ले आओ। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, देखो संख्या संक्रिया यानी क्या है, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जोड़ घटाव गुणा भाग, समझता है भाई राजन इन चीज़ों को, ऊपर हम बता चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, भाषा समझने में उसको परेशानी आ रही है, ठीक से बोलोगे समझ जाएगा, आंसर भी देगा, ठीक है। राजन इतना होशियार है मतलब। आज का सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो ज़रूर आप आंसर देंगे। 1 मिनट 2 मिनट या आधा मिनट देख के आप चले गए हो अगर केवल लाइक मार के, तो आप आंसर नहीं दोगे, हमें भी पता है। तो आप क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं। अरे भाई
ये आंसर हो चुका है वैसे, लेकिन आप लोग आंसर देना तो पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पढ़ा है ठीक से या नहीं पढ़ा है। ठीक है, यूक्लिड विधि, गैर यूक्लिड विधि, आनुवंशिक विधि या औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि, क्या इसका आंसर है? आप लोग बताएंगे, कमेंट करिएगा यूट्यूब पर, तो हमें पता चल जाएगा आपने पढ़ा है ठीक से या नहीं पढ़ा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करोगे तो क्या होगा, वीडियो सर्च करने में ना बाकी लोगों को आसानी रहती है। शेयर करोगे तो बाकी लोगों का भला भी हो सकता है, जितना शेयर करोगे उतना ज़्यादा जो है लोगों की हेल्प होगी। ठीक है ना, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि भैया ग्रुप में हमारे में इतने लोग हो गए, बढ़ गए, 10 लोग बढ़े, आज 2 लोग बढ़े, एक भी बंदा बढ़ेगा तो भी कोई मोटिवेशन ही है भाई। ये उपलब्धि ही तो है आपकी, जब आप एक भी व्यक्ति को सिखा पा रहे हो कुछ चीज़। सब्सक्राइब आपने अगर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, और एक चीज़ का ध्यान रखें कि बेल आइकन जब भी दबाएं तो ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। वहाँ पे 3 ऑप्शन आने लगे हैं, तो ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें। जब भी वीडियो डालेंगे, आधी रात को डाल रहे हैं, कभी आधे दिन में डाल रहे हैं, दोपहर में डाल रहे हैं, तो जब भी वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे तभी आएगा, लेकिन ठीक है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। कोई परेशानी, क्वेरी या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दो, रिप्लाई मिल जाएगा। एक घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे या एक दिन में मैक्सिमम मिल ही जाएगा। फेसबुक पर फॉलो कर सकते हो स्टडी दोस्त ऑनलाइन, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। आपको केवल सर्च करना है, क्या डालना है सर्च में, स्टडी दोस्त ऑनलाइन। कोई भी स्पेस उसके बीच में नहीं डालो, आराम से हो जाएगा। और नहीं दिक्कत आ रही है कुछ तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, हम आपको लिंक भेज देंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट से भी कंटेंट उठा सकते हैं, फ्री में कंटेंट रहेगा, कोई पैसा नहीं है। ठीक है ना, पेड क्लासेज आएंगी बाद में, आएंगी अभी नहीं आएंगी। ठीक है, लेकिन अभी जो सारा कंटेंट है वो फ्री रहेगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ध्यान रखें, दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, मोटिवेशन मिलेगा। अगली वीडियो हम बनाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है।